हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, हम लोग पाल मेंस के लिए देख रहे थे प्रैक्टिस सेट, और यह इस श्रृंखला का चौथा टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग 25 ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आपको बता दें साथियों, इसे जो है अलग अलग बुकों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं उसको जो है कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। बाकी आप लोग मेरे साथ बन करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक, एक बेहतर स्तर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसे आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कि आप लोगों का स्कोर कितना होता है। और इसी तरह जो है आप लोगों के प्रॉपरली वीडियोज आते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या तमिल साहित्य? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो वैदिक साहित्य में किया गया। कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देखिए, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह वैदिक साहित्य में मिलता है और इस साहित्य में गांवों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े होते हैं और उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। इन सब से संबंधित या इन सब से रिलेटेड कार्य जो है गांव में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो वैदिक साहित्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? सुमंत, कुलकर्णी, पाटिल या फिर अमात्य? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। शिवाजी के शासनकाल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। ठीक है, देखिए शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। शिवाजी के समय में ग्रामीण प्रशासन में काफ़ी सुधार हुआ था, जैसे कुलकर्णी लिपिक अधिकारी था जो मुख्य रूप से ब्राह्मण होता था। और शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान प्रशासन व्यवस्था प्रमुख थी, जिसमें कार्यों व उनके प्रशासनिक इकाइयों की उचित व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो पाटिल जो होता था वह ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी? 1882, 1885, 1905 या 1908? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1882। आप लोगों को पता होगा यह इस समय रिपन का कार्यकाल था, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मुक्तिदाता कहा जाता है, या कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन को मतलब प्रारंभ करने वाला या उसका मुक्तिदाता बोल सकते हैं। तो उसकी उपमा या फिर इसे स्थानीय स्वशासन को शुरू करने का जो कर्तव्य या दायित्व जो है यह रिपन को दिया जाता है। ठीक है, और इस समय जो 1882 में इस समय भारत का जो वायसराय था वो रिपन ही था, गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए ब्रिटिश काल के दौरान 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई और स्थानीय स्वशासन की दिशा में इससे पूर्व कार्नवालिस द्वारा किया गया था, जिसके तहत 1793 ईस्वी में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था, जो पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, और यह प्रणाली गांवों के किसानों से जुड़ी थी, जिससे समस्याएं भी उजागर हुई। ठीक है, लेकिन 1882 में उस समय रिपन का कार्यकाल था, जिसे स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने वाला कहा जाता है भारत में। ठीक है, और लेकिन इससे पहले अगर ये पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन शुरू करने का प्रयास किया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा, या फिर से किसने ऐसा करने का प्रयास किया था, तो उसका आंसर अगर कार्नवालिस दिया होगा तो कार्नवालिस नहीं होगा। ठीक है, जिसने 1793 ईस्वी में एक कार्नवालिस कोड लागू करके पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित एक प्रणाली को विकसित किया, जिसके अंतर्गत जो गांव होते हैं उनको कुछ स्वायत्ता देने की बात की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
देखिए इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल जो है 1880 से 1884 ईस्वी था, इसको माना जाता है। और इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी। और कालांतर में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये प्रांतों में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। जिसके बाद जो क्या किया गया था कि कुछ विषय ग्रामों को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो ये क्या बोलते हैं राज्य स्तर पे जो सरकार होती थी और जो केंद्रीय सरकार होती थी, इन दोनों के मध्य कुछ जो कर्तव्य कार्यों का बंटवारा हो गया था, जिसके तहत केंद्र सरकार अपने कुछ कार्यों का हस्तांतरण ग्रामीण स्तर पे या राज्य सरकारों को करती थी। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा यह दोहरी शासन प्रणाली जो है लागू की गई थी राज्य स्तर पे। और 1935 ईस्वी में इसे और जो है स्वायत्तता और अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो अगर ये जो है ये पूछ ले कि केंद्र स्तर पे अधिनियम द्वारा कब इसे ऐसा प्रावधान किया गया था, तो 1919 इसमें 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन में हस्तांतरीय विषयों में इसे परिवर्तित किया गया था। ठीक है, लेकिन मुक्तिदाता के रूप में रिपन को जाना जाता है, जिसने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। अगला देखिए, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV.K. राव या LM सिंघवी? पता है इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। देखिए 1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और कालांतर में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत पंचायतों के अंतर्गत कुल 29 विषय शामिल हैं। भाग 9, ठीक, भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 29 भाग हैं। और अनुसूची की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243A, 243B, 243A या 243D, ये दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और इस अनुच्छेद को 1993 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। और अनुच्छेद 243B पंचायतों के गठन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर करने का प्रावधान करता है। मतलब अनुच्छेद 243B के अंतर्गत पंचायतों का गठन 3 स्तर पर, एक ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर करने की सिफारिश करता है या प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 243E में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान करता है। अगला देखिए, ग्राम सभा की कार्यपालिका क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, क्षेत्रीय पंचायत या जिला परिषद? पता है साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्राम सभा की जो कार्यपालिका वो ग्राम पंचायत है। देखिए ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यपालिका भी कहा जाता है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाती है। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श करना, वार्षिक लेखाओं पर चर्चा करना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों कार्य जो हैं ग्राम सभा के हैं। देखिए ग्राम सभा
ग्राम विकास के प्रति प्रयत्नशील रहती है। वह गांव की आवश्यकता अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देती है। सामुदायिक कल्याण, जैसे सामुदायिक कल्याण हो गया, बजट पर विचार विमर्श हो गया, वार्षिक लेखा पर चर्चा हो गई आदि इसके प्रमुख कार्य होते हैं। सामाजिक एकता बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 सी, 43 डी, 243 के, या फिर से 43 आई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग अर्थात राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष तक या 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला देखिए, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, या वित्त आयोग द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 जे में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1991, 92, 93 या 94? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1994 में इसे पारित किया गया था और इसे पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। जैसे पारित हुआ वैसे उत्तर प्रदेश में संवैधानिक दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है 1882 ईस्वी में इसने इसका प्रारंभ किया था। कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है, जिसने 1800 ये प्रश्न जो है 2 बार आ गया है, जिसने 1882 ईस्वी में इसकी नींव डाली थी और कालांतर में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरण विषय में परिवर्तित करके किया गया था। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1950, 52, 54, 56? बताइए सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था, जिसे जनता की सहभागिता के उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा था, जिसके बाद जो है इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और जिसने यह सुझाव दिया। उसके बाद इसके साथ साथ बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने यह सुझाव देना था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं की वजह क्या है, और इसके साथ साथ उसे ये भी सुझाव देना था कि इसके स्थान पे और क्या हो सकता है। मतलब जैसे पंचायती राज व्यवस्था, उन्होंने जो सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, तो यह समुदाय विकास कार्यक्रम की असफल होने के बाद ही जो है उसका गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है समुदाय विकास कार्यक्रम की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों बताइए, कितने लोग मानते हैं ए राजस्थान इसका सही आंसर होगा? बाकी आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन जो है पहले सॉल्व कर लीजिएगा कि आप लोग इसका आंसर किसे मानते हैं। इसका जो सही आंसर है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था। ठीक है, देखिए बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था। वहीं सर्वप्रथम वहाँ जो है, जैसे पूरे आंध्र प्रदेश में ये लागू नहीं किया गया, आंध्र प्रदेश के कुछ कुछ क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बोले तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, लेकिन प्रॉपरली जो है पूरे राज्य स्तर पे सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। ठीक है, राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, पूरे राजस्थान में लागू किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, उसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, जहाँ के आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में जो है इसे लागू किया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243A, 43B या 43D? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस आ गए हैं, थोड़ा एक ही क्वेश्चंस दो बार आ गया है। देखिए अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जिसे 1993 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 243B में पंचायतों का गठन 3 स्तरों पर, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर करने का प्रावधान किया गया है। इसकी बात वो की गई है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा। इसका आंसर जो है तीनों है। अगला देखिए, ये देखिए एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट जो है आरक्षित है? बताइए, A, B, C या फिर D? ये जो है राजस्व लेखपाल 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे महिलाओं को 33% से अधिक आरक्षण दिया है, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और फिर से आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ा करके 50% तक कर दिया था, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर। यहाँ पर महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये भी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वह 21 वर्ष होती है, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। याद रखिएगा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। ठीक है, इसे क्वेश्चन से जो है घुमा करके बन सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आप लोगों ने इसे ऊपर देखा है, जो क्वेश्चन जो है थोड़ी गलती हो गई है, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है। अगला देखिए, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है, ये भी आप लोगों ने देखा है। अगला देखिए,
ये देखिए, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिनों पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है? 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन या 30 दिन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाना है तो उसे 15 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, देखिए, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए 15 दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। सूचना का जो प्रस्ताव है वह 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। जो सूचना का प्रस्ताव है इस पर 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और 15 दिन पूर्व उसे सूचित किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए? पता है इसका सही आंसर क्या है? ये भी जो है 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का आयोजन होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें या अर्थात बोले तो मीटिंग होना अनिवार्य है। 2 बैठकों के बीच और न्यूनतम जो अवधि है वह 6 माह की अवधि निर्धारित की गई है और यहाँ 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2। अधिकतम कितनी भी बैठक हो सकती हैं लेकिन न्यूनतम कम से कम 2 होनी चाहिए और एक बैठक के मध्य में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला लिखिए, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति या जल प्रबंधन समिति? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति या जल प्रबंधन समिति, ये तीनों जो है ग्राम पंचायत की समितियां हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों के कार्यों के निर्वहन हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया है जो विशेष परिस्थितियों में निर्णय देती हैं। ऐसी प्रमुख समितियां क्रमशः नियोजन समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य व कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति, यह जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायतों के कार्यों के निर्वहन करने के लिए या फिर उनके कार्यों के संचालन के लिए गठित की गई समितियां हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये जैसे नियोजन समिति हो गई, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति हो गई, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति, ये सब आती हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? विधानसभा सदस्य, विधान परिषद, लोकसभा सदस्य? बताइए इसका सही कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायतों के सदस्यों में विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य और लोकसभा सदस्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए, राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और इसके सदस्यों में लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 33%, 50, 66 या 75? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश में, यूपी में जिला पंचायत में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो 50%, लेकिन ग्राम पंचायतों में कितनी, 33%। ठीक, तो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% सीटें आरक्षित हैं जबकि जिला पंचायत में 50% सीटें आरक्षित हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित हैं जबकि ग्राम पंचायतों में 33% सीटें आरक्षित हैं। ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और ये अभी जैसे आज अलग अलग बुक से कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट लगे हैं उनको एक एक क्वेश्चंस को वो करके पीडीएफ बनाया गया है और इसमें ऐसा थोड़ी गलती हो गई है कि एक प्रश्न जो है 2 बार आ गया है। ठीक है, आगे से इसमें सुधार कर लिया जाएगा और ऐसे जो है बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ करके लेखपाल की तैयारी जो है, लेखपाल मेंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।